नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है भयानक रात यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको अंधेरी रातें, सन्नाटे की आवाजें और वो कहानियां पसंद हैं जो दिमाग के अंदर उतरकर नींद छीन लेती हैं, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ हर आवाज के पीछे एक राज है, हर साए के पीछे एक डर। अगर आप भी उस डर को महसूस करना चाहते हैं जो अकेले में आपका पीछा करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां से वापसी आसान नहीं होती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां मेरे ट्रक के पहियों के निशान न पड़े हों। मुझे लगा था कि मैंने रातों के हर सन्नाटे को समझ लिया है और हर डर पर जीत पा ली है, लेकिन उस रात ने मेरा यह भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिया। वह नवंबर की एक ठंडी और धुंधली रात थी जब मैं अपने पुराने खलासी मोहन के साथ टाटा 1613 ट्रक लेकर कानपुर से सिलीगुड़ी की ओर निकला था। मोहन अभी नया नया इस काम में आया था, उम्र में मुझसे काफी छोटा था और हमेशा अपनी बातों से केबिन का माहौल हल्का रखने की कोशिश करता था। उस रात भी वह अपनी किसी पुरानी प्रेम कहानी के किस्से सुना रहा था, लेकिन मेरा मन उन किस्सों में नहीं लग रहा था। हम बिहार के एक ऐसे ग्रामीण इलाके से गुजर रहे थे जहां सड़ेजें कम और गड्ढे ज्यादा थे और आसपास का जंगल इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट की रोशनी भी उसमें समाती हुई सी लग रही थी। दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं था, कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, बस मेरा ट्रक था और इंजन की वह घरघराहट जो उस रात मुझे कुछ ज्यादा ही तेज और बेचैन करने वाली लग रही थी। जैसे जैसे हम जंगल के भीतर बराच रहे थे, मुझे महसूस हुआ कि बाहर का तापमान अचानक बहुत गिर गया है। कोहरा इतना घना हो गया कि मुझे वाइपर चलाने पर डर रही है, जबकि बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मोहन जो अभी तक चहक रहा था, धीरे धीरे चुप होने लगा और उसने अपने गले के चारों ओर मफलर कस लिया। मुझे लगा शायद उसे ठंड लग रही है, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह ठंड की नहीं बल्कि किसी अनजाने डर की थी। अचानक ट्रक के स्टीयरिंग में मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई बाहर से पहियों को किसी खास दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन पैडल पत्थर की तरह सख्त हो गया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और माथे पर पसीना आने लगा, जबकि केबिन के अंदर बर्फ जैसी ठंडक थी। मुझे लगा कि शायद ट्रक में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन तभी सडीडाडिडाट के बीचों बीच मुझे एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया पलक झपकते ही गायब हो गया, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी गंध छोड़ डाल गया जैसे कहीं कोई मांस सड़ डाल रहा हो। मैंने मोहन की तरफ देखा। वह बिल्कुल बुत बन चुका था और उसकी नजरें सामने शीशे पर जमी हुई थी। मैंने उसे झकझोरने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से किसी गाने की जगह सिर्फ एक औरतों वाली दबी कुचली हंसी सुनाई देने लगी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड्डेड़े हो गए। मुझे लगा कि हम किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं, क्योंकि यह रास्ता उस नक्शे जैसा बिल्कुल नहीं था जिसे मैं सालों से जानता था। आसपास के पेड़ अब अजीब सी आकृतियों में तब्दील हो रहे थे, जैसे कोई हाथ फैलाकर हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और गियर बदला, लेकिन ट्रक की रफ्तार बढ़ने की बजाय कम होने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रक की छत पर कोई बहुत जोर से कूदा है। वह आवाज इतनी तेज थी कि केबिन की छत हल्की सी नीचे की तरफ झुक गई। मैंने ऊपर की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था और फिर अचानक खिड़की के शीशे पर एक खून से लथपथ हाथ का निशान उभरा। वह हाथ किसी इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी थीं और नाखून काले और मुद्दे हुए थे। मेरा गला सूख गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भागूं या वहीं रुक जाऊं। मोहन ने थरथराते हुए हाथ से खिड़की की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, उस्ताद, वो आ गई। मैंने पूछा कौन, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी सामने की सड़क पर हेडलाइट की रोशनी में मुझे वही औरत खड़ी दिखाई दी। उसने फटे हुए सफेद कपड़े पहने थे और उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। सबसे डरावनी बात उसके पैर थे, जो पूरी तरह से पीछे की ओर मुद्दे हुए थे। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हवा का दबाव बढ़ रहा है। मैंने अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को इसडाढक के किनारे उतारने की कोशिश की,
लेकिन ऐसा लगा जैसे ट्रक किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। वह औरत अब हमारे बिल्कुल सामने थी। उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां और जलती हुई लाल आंखें थीं। उसने अपना हाथ उठाकर ट्रक के शीशे पर रखा और एक ऐसी चीख मारी जिससे ट्रक के सारे शीशे छटक गए। मुझे लगा कि मेरा आखिरी समय आ गया है, क्योंकि वह चुड़ैल अब सिर्फ बाहर नहीं थी, मुझे उसकी ठंडी सांसें अपने कान के पास महसूस होने लगी थीं। वह चीख इतनी भयानक थी कि मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कान के पर्दे फट गए हों। ट्रक के सामने वाले शीशे पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ चुकी थीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे पूरी तरह टूटे नहीं थे। वह औरत, या कहें कि वह बला, अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी की वह सड़न वाली गंध केबिन में अभी भी बुरी तरह भरी हुई थी। मेरा दिल किसी नगादे की तरह बज रहा था और पसीने की बूंदें मेरी आंखों में जा रही थीं। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और खुदा का शुक्र है कि इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया। मोहन अभी भी अपनी सीट पर सिमटा हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह लगातार अपनी उंगलियां छटका रहा था। मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि मोहन, होश में आ, हमें यहां से निकलना होगा, वरना यह रात हमारी आखिरी रात होगी। उसने बस धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में वह चमक गायब थी जो ट्रक में चढ़ते वक्त थी। मैंने ट्रक को पहले गियर में डाला और जितनी तेजी से हो सके उस जगह से दूर भागने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं जितनी तेजी से एक्सीलेटर दबा रहा था, ट्रक के ओडोमीटर की सुई आगे ही नहीं बढ़ा रही थी, जैसे हम एक ही जगह पर पहिए घुमा रहे हों। सड़क वही थी, वही पुराने टेढ़े मेढ़े पेडज बार बार हमारी आंखों के सामने आ रहे थे, जैसे हम किसी अनंत लूप में फंस गए हों। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने फेफड़ों के अंदर जाती हवा की आवाज भी किसी तूफान की तरह सुनाई दे रही थी। तकरीबन आधे घंटे तक उस काली सड़क पर जद्दोजहद करने के बाद अचानक कोहरा थोड़ा छंटा और सामने एक पुराना जर्जर पुल दिखाई दिया। उस पुल के नीचे बहने वाली नदी का पानी काला और शांत था, जैसे वह पानी नहीं बल्कि कोई गाढ़ा जहर हो। पुल के मुहाने पर एक पत्थर लगा था जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था, लेकिन धुंध के कारण मैं उसे पियाराच नहीं पाया। जैसे ही ट्रक ने पुल पर कदम रखा, टायर के नीचे की जमीन कांपने लगी। मोहन ने अचानक मेरा हाथ पकड़ दीछ लिया और फुसफुसाते हुए कहा कि उस्ताद, पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। उसकी आवाज में इतना खौफ था कि चाह कर भी मेरी हिम्मत पीछे मुड़ने की नहीं हुई। लेकिन ट्रक के साइड मिरर में मुझे जो दिखा उसने मेरे खून को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया। पीछे के कैरियर पर जहां हमने तिरपाल से माल ढका हुआ था, वह सफेद साया रेंग रहा था। वह किसी छिपकली की तरह ट्रक की बॉडी पर चिपक कर ऊपर चरच रही थी। उसके लंबे नाखून लोहे की चादर को खुरच रहे थे और वह आवाज केबिन के अंदर तक गूंज रही थी। छर्र छर्र। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू सीधे मेरे दिमाग की नसों को खुरच रहा हो। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। पुल खत्म होने ही वाला था कि तभी ट्रक का इंजन एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। अब हम उस सुनसान पुल के बीचों बीच खड़ी रहे थे, जिसके नीचे गहरी काली नदी थी और ऊपर मौत जैसा सन्नाटा। मैंने दोबारा चाबी घुमाने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंजन ने कोई हरकत नहीं की। तभी ट्रक की छत पर फिर से वही जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से गिरी हो। केबिन की छत इस बार सचमुच नीचे की ओर धंस गई और ठीक मोहन के सिर के ऊपर एक गहरा गड्ढा बन गया। मोहन डर के मारे नीचे फर्श पर बैठ गया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और डैशबोर्ड में रखी अपनी टॉर्च निकाली। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी खिड़की के बाहर डाली, मैंने देखा कि ट्रक के चारों ओर सैकड़ों छोटी छोटी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वे आंखें इंसानों की नहीं थीं, बल्कि किसी जंगली और शैतानी ताकतों की लग रही थीं। वे धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थीं। मुझे एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। उस चुड़ैल ने अपनी पूरी सेना हमारे चारों ओर खड़ी कर दी थी। तभी खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू किया। खोल दीपक, दरवाजा खोल। वह आवाज बिल्कुल मेरी मां की जैसी थी। मेरा हाथ अनजाने में ही दरवाजे के लॉक की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी मोहन ने मेरा हाथ झटक दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि उस्ताद, यह धोखा है। आपकी मां यहां इस जंगल में कहां से आएंगी?
मोहन की बात ने मुझे हकीकत की दुनिया में वापस खींच लिया। मैंने टॉर्च फिर से बाहर मारी तो देखा कि वहां मेरी मां नहीं बल्कि वही चुड़ैल खददी थी जिसकी त्वचा लटकी हुई थी, और वह मेरी मां की आवाज में बात करने की कोशिश कर रही थी। उसका जबड़ा एक तरफ से टूटा हुआ था और उसमें से काला खून टपक रहा था। उसने जैसे ही देखा कि उसका भ्रम टूट गया है, उसका चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। उसकी आंखों की लाली और बढ़ गई और उसने ट्रक के दरवाजे को उखाड़ने की कोशिश शुरू कर दी। वह लोहे के हैंडल को ऐसे मरोड़ा रही थी जैसे वह कागज का बना हो। मैंने मोहन से कहा कि पीछे के केबिन में जो लोहे का सरिया रखा है वह उठा ला। हम अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। तभी ट्रक के अंदर का रेडियो फिर से चालू हुआ। इस बार उसमें से शोर नहीं बल्कि एक धीमी सी लोरी सुनाई देने लगी। वह लोरी इतनी सम्मोहक थी कि मुझे अपनी पलकें भारी महसूस होने लगी। मेरा सिर घूमने लगा और मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूं। मोहन मुझे झकझोर रहा था, मुझे गालियां दे रहा था ताकि मैं होश में रहूं, लेकिन वह जादुई ताकत मुझ पर हावी हो रही थी। तभी उस चुड़ैल ने अपना हाथ टूटे हुए शीशे के अंदर डाला और सीधे मेरा गला पकड़ डेंच लिया। उसके हाथ ठंडे नहीं थे, वे जलते हुए अंगारे जैसे गर्म थे। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा कि बस यही मेरा अंत है, लेकिन तभी मेरे गले में पड्ढे रुद्राक्ष की माला से एक हल्की सी चिंगारी निकली और उस चुड़ैल ने कराहते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह पीछे हटकर हवा में हवा की तरह तैरने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। वह हंसी पहाड़ियों से टकराकर वापस आ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों औरतें एक साथ हंस रही हों। उसी वक्त अचानक दूर कहीं एक मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। शायद पास के किसी गांव में सुबह की आरती शुरू होने वाली थी। घंटी की आवाज सुनते ही वह चुड़ैल और वे तमाम लाल आंखें पलक झपकते ही गायब हो गईं। कोहरा भी धीरे धीरे कम होने लगा और ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और ट्रक को वहां से भगा ले गया, लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। वह पुल पार करते ही मुझे सिडीडीडीडाडिच किनारे एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, मौत की घाटी में आपका स्वागत है। मेरा दिल बैठ गया क्योंकि सिलीगुड़ी अभी भी बहुत दूर था और हमें पूरा का पूरा वह इलाका पार करना था जो उस चुड़ैल का घर था। मोहन अभी भी फर्श पर पड़ीडाहा कांप रहा था और मैंने महसूस किया कि मेरे गले पर अब भी उसकी उंगलियों के जलने के निशान मौजूद थे। खौफनाक जंगल को और भी विभत्स बना दिया था। पुल पार करने के बाद भी मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन ट्रक की रफ्तार मैंने कम नहीं की। इंजन से आती आवाज अब किसी कराहने जैसी लग रही थी, जैसे ट्रक भी उस रात के बोझ से थक चुका हो। मोहन अभी भी केबिन के फर्श पर सिमटा हुआ बैठा था। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, जबकि बाहर हार्ड कंपा देने वाली ठंड थी। मैंने सिगरेट सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ इतने हिल रहे थे कि माचिस की तीली बार बार बुझ जाती थी। मैंने मोहन की तरफ देखा और कड़क कर पूछा कि आखिर यह सब क्या था और वह औरत तुझे ही क्यों देख रही थी। मोहन ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उनमें जो डर था वह उस चुड़ैल से भी ज्यादा गहरा था। उसने अपना मफलर खोला और मैंने देखा कि उसके गले पर भी वैसे ही नीले निशान थे जैसे मेरे हाथ पर बने थे, लेकिन उसके निशान पुराने लग रहे थे, जैसे किसी ने सालों पहले उसे दबोचने की कोशिश की हो। मुझे शक होने लगा कि मोहन कुछ छिपा रहा है, कुछ ऐसा जो इस सुनसान सड़क और उस रूहानी ताकत से ताल्लुक रखता है। मोहन ने एक लंबी सांस ली और अपनी थरथराती आवाज में बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वह इस इलाके का रहने वाला है, जिसे वह सालों पहले छोड़कर भाग गया था। उसने बताया कि 7 साल पहले इस सड़क पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर ने नशे की हालत में एक नवविवाहित जोड़े की गाड़ी को टक्कर मार दी थी। उस हादसे में लड़का तो मर गया, लेकिन वह लड़की, जिसका नाम सुलेखा था, बुरी तरह घायल हो गई थी। वह मदद के लिए तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस ड्राइवर ने और उसके खलासी ने पुलिस के डर से उसे अस्पताल ले जाने की बजाय सड़क किनारे के उसी गहरे गड्ढे में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर डाल दिए। मोहन की आवाज यहां आकर रुक गई और वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ट्रक के ब्रेक मारे और उसे झकझोरते हुए पूछा कि तुझे यह सब कैसे पता? क्या तू उस ट्रक में था? मोहन ने रोते हुए सिर हिलाया और कहा कि वह उस ड्राइवर का छोटा भाई था।
और उस रात खलासी के तौर पर पहली बार काम पर गया था। उसने बताया कि सुलेखा ने मरते वक्त उसकी आंखों में देखा था और कसम खाई थी कि वह इस सड़क पर किसी भी ट्रक को शांति से नहीं गुजरने देगी, खासकर उसे जो मोहन को लेकर आएगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और डर भी, क्योंकि मोहन के गुनाहों की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही थी। मैंने उसे ट्रक से बाहर फेंकने के बारे में सोचा, लेकिन बाहर का मंजर इतना खौफनाक था कि मेरा दिल नहीं माना। तभी अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप लॉक हो गया और गाड़ी एक तरफ को झुक गई। मैंने देखा कि सड़क के किनारे वहीं सुलेखा खड़ी थी, लेकिन इस बार वह फटे कपड़ों में नहीं, बल्कि एक दुल्हन के लाल जोड़े में थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि वह मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान में नफरत साफ झलक रही थी। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और ट्रक के पिछले हिस्से से एक जोरदार धमाका हुआ। हमारा पिछला टायर फट चुका था। अब हम फिर से उसी मौत के सन्नाटे में फंस गए थे। मोहन चिल्लाने लगा कि वह मुझे लेने आई है, उस्ताद मुझे बचा लो, लेकिन मेरे पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक ट्रक के केबिन के चारों तरफ से नाखून रगड़ने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बाहर से पूरी ताकत से ट्रक को फाड़ देना चाहता हो। हवा में फिर से वही सड्डे डिडन वाली गंध फैल गई और देखते ही देखते ट्रक की विंडशील्ड पर खून के छींटे पड़ने लगे। वे छींटे किसी शब्द की शक्ल ले रहे थे। शीशे पर साफ साफ लिखा था, बदला। सुलेखा की रूह अब ट्रक के अंदर आने का रास्ता ढूंढ रही थी। मैंने मोहन को कसकर पकड़ा और उसे केबिन के पीछे वाली सीट पर धकेल दिया। मुझे एहसास हुआ कि सुलेखा की ताकत इस जंगल में असीमित है। तभी केबिन के ऊपर की छत पूरी तरह से फट गई और सुलेखा का चेहरा ऊपर से नीचे की ओर लटका हुआ दिखाई दिया। उसके बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे, जो किसी ठंडी और चिपचिपी मकड़ी के जाले जैसे लग रहे थे। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं, जो सीधे मोहन के चेहरे पर गिरी। मोहन की चीख निकल गई और वह बेहोश हो गया। मैंने डैशबोर्ड से लोहे का रॉड निकाला और सुलेखा के ऊपर वार करने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ हवा में ही जम गया। सुलेखा ने अपनी उंगलियां मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाईं और एक ऐसी ठंडी फुसफुसाहट मेरे कान में गूंजी, तुम नहीं दीपक, सिर्फ मोहन। उस पल मुझे लगा कि सुलेखा शायद मुझे छोड़ देगी, लेकिन तभी उसकी पकड़ मेरी गर्दन पर मजबूत हो गई। उसे सिर्फ मोहन ही नहीं, बल्कि उस हर इंसान से नफरत थी जो उस काली रात की गवाह बनी सड़क पर मौजूद था। उसने मुझे हवा में उठा लिया और ट्रक के टूटे हुए शीशे से बाहर की ओर फेंकने की कोशिश की। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उसे धक्का दिया और ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बाहर की जमीन बर्फीली ठंडी थी और मिट्टी में से काली धुआं निकल रहा था। मैंने देखा कि सुलेखा अब ट्रक के ऊपर चढ़कर पागलों की तरह नाच रही थी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। मोहन अंदर फंसा हुआ था और ट्रक धीरे धीरे सड़क के किनारे की गहरी खाई की ओर सरकने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मोहन की जान बचाऊं या अपनी। तभी मुझे दूर से एक ट्रक की हेडलाइट आती हुई दिखी। मुझे लगा कोई मदद मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वह ट्रक करीब आया, मुझे एहसास हुआ कि वह कोई साधारण ट्रक नहीं था। वह वही पुराना टूटा फूटा ट्रक था जिसने 7 साल पहले सुलेखा की जान ली थी। वह एक भूतिया ट्रक था जो खुद अपनी ही मौत का मंजर दोहराने आया था। वह मंजर देखकर मेरी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। कोहरे को चीरता हुआ वह पुराना ट्रक, जिसके अगले हिस्से का लोहा मुद्दा हुआ था और जिसकी हेडलाइट्स पीली और मटमैली रोशनी उगल रही थी, धीमी रफ्तार से हमारी ओर बढ़ रहा था। वह वही ट्रक था जिसका जिक्र मोहन ने किया था, सालों पहले का वकाल जिसने सुलेखा की जिंदगी उजाड़ दी थी। वह भूतिया ट्रक जब करीब आया तो मैंने देखा कि उसकी ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। इंजन से निकलने वाला धुआं काला नहीं, बल्कि गहरे लाल रंग का था, जैसे वह मशीन नहीं बल्कि कोई जिंदा शैतान हो। सुलेखा, जो अभी तक मेरे ट्रक की छत पर खड़िड्डी होकर मोहन की जान लेने पर उतारू थी, उस पुराने ट्रक को देखते ही अचानक शांत हो गई। उसकी लाल आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी तड़ाप और पागलपन छा गया था। उसने अपनी गर्दन को 360 डिग्री पर घुमाया और उस पुराने ट्रक की ओर देखकर एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारी कि आसपास के पिटारे अपनी जड्डाहों से हिलने लगे। मेरा ट्रक, जिसमें बेहोश मोहन फंसा हुआ था, अभी भी उस गहरी खाई की तरफ सरक रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और कांपते पैरों से
दौड़ भागकर अपने ट्रक के टायर के नीचे एक बड़ा पत्थर फंसाया ताकि वह खाई में गिरने से बच सके। तभी मैंने देखा कि सुलेखा ने हवा में छलांग लगाई और उस पुराने भूतिया ट्रक के बोनट पर जा गिरी। वह अपने लंबे नाखूनों से उस लोहे को चीरने लगी जैसे वह उस बेजान मशीन को दर्द पहुंचाना चाहती हो। जवाब में उस भूतिया ट्रक का इंजन जोर से गरजा और अचानक उसके दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, जैसे वह भी सुलेखा को निगल जाना चाहता हो। यह दो रूहानी ताकतों के बीच का युद्ध था और मैं और मोहन इस कुरुक्षेत्र के बीच में फंसे दो मामूली इंसान थे। हवा का दबाव इतना बढ़ गया था कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि अगर सुलेखा उस ट्रक से हार गई तो वह अपनी भद्दास हम पर निकालेगी और अगर वह जीत गई तो उसका अगला शिकार भी हम ही होंगे। मैं रेंगते हुए ट्रक के केबिन के पास पहुंचा और मोहन को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। मोहन का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ी हंस चुका था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। जैसे ही मैंने उसे केबिन से बाहर निकाला, सुलेखा की नजर हम पर पड़ी। उसने उस पुराने ट्रक को छोड़ दिया और एक साए की तरह उड़ कर हमारे सामने आकर खद्दी हो गई। उसके चेहरे से अब काला तरल पदार्थ बह रहा था और उसकी आवाज कई औरतों के मेल जैसी लग रही थी। उसने मोहन की तरफ इशारा किया और गरजते हुए कहा, इसे मुझे दे दो, ये मेरा है। मैंने चिल्लाकर कहा कि मोहन ने उस रात इसे बचाने की कोशिश की थी। यह तो सिर्फ बच्चा था, लेकिन सुलेखा सुनने को तैयार नहीं थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मोहन के सीने पर अपनी उंगलियां गड्ढा दी। मोहन दर्द के मारे होश में आ गया और जोर जोर से चीखने लगा। उसके सीने से धुआं निकलने लगा जैसे सुलेखा उसकी रूह को खींच रही हो। तभी वह पुराना भूतिया ट्रक फिर से हरकत में आया। उसने अचानक रफ्तार पकड़ दी और सीधे सुलेखा की ओर बढ़ा। सुलेखा ने मोहन को छौदा और उस ट्रक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने दोनों हाथों से ट्रक के बम्पर को पकड़ लिया और उसे पीछे धकेलने लगी। ट्रक के पहिए अपनी जगह पर घूम रहे थे, जिससे सड्डाचक से चिंगारियां और काला धुआं निकल रहा था। वह नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। एक तरफ एक विशालकाय लोहे का ढांचा और दूसरी तरफ एक नफरत से भरी हुई रूह। मैंने मौका देखा और मोहन को कंधे पर लाद कर सड्डाचक से दूर जंगल की झादियों की तरफ भागने लगा। मुझे पता था कि सड्डाचक पर रहना मौत को दावत देना है। पीछे मुद्दा कर देखा तो वह पुराना ट्रक और सुलेखा एक साथ एक बड़े धमाके के साथ गायब हो गए और चारों तरफ फिर से वही डरावना सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सन्नाटा सुकून वाला नहीं था। यह उस तूफान से पहले की शांति थी जो अभी आने वाला था। जंगल के अंदर की जमीन दलदली थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई नीचे से मेरे पैर पकड़ रहा हो। मोहन अब थोड़ा होश में था, लेकिन वह चलने की हालत में नहीं था। हम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुके। तभी मुझे महसूस हुआ कि जंगल के पेड़ों पर उल्लू नहीं, बल्कि वही छोटी छोटी लाल आंखें हमें देख रही थीं। वे सुलेखा के गुलाम थे। अचानक जंगल की हवाओं में एक गाना गूंजने लगा, वही लोरी जो ट्रक के रेडियो पर बज रही थी। मोहन ने अपने कान बंद कर लिए और रोने लगा। उस्ताद, वह हमें नहीं छोड़ेगी, वह हमारे अंदर घुस रही है, मोहन ने चिल्लाकर कहा। मैंने देखा कि मोहन के हाथ के नाखून काले पड़े रहे थे और उसकी आंखें भी धीरे धीरे लाल हो रही थीं। सुलेखा ने मोहन को मारने का इरादा बदल दिया था। वह अब मोहन के शरीर पर कब्जा कर रही थी ताकि वह फिर से जिंदा हो सके और अपना बदला पूरा कर सके। मुझे समझ आ गया था कि मेरा दुश्मन अब सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि मेरे दोस्त के शरीर के अंदर भी था। जंगल की उस काली रात में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। बरगद के उस विशाल पेड़ के नीचे मोहन की हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। वह मोहन जिसे मैं सालों से जानता था, जो हंसमुख था और ट्रक के केबिन में महफिल जमा देता था, अब वह धीरे धीरे किसी और ही दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा था। उसके शरीर में एक अजीब सी ऐंठन हो रही थी। उसकी हड्डियां चटकने की आवाजें उस सन्नाटे को चीर रही थीं। मोहन के नाखूनों से काला गाढ़ा खून रिस रहा था और उसकी सांसों से अब हवा नहीं, बल्कि वह सड़ांध भरी गंध निकल रही थी जो सुलेखा की मौजूदगी की पहचान थी। मैंने मोहन का कंधा पकड़कर उसे झकझोरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, मैं पीछे हट गया। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब हो चुकी थीं
और उनकी जगह सिर्फ जलते हुए लाल अंगारे चमक रहे थे। दीपक, भाग जाओ, मुझे मुझे मार दो। मोहन की असली आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई, लेकिन तुरंत ही उसकी आवाज बदल गई। अब वह सुलेखा की भारी और कड़वाहट से भरी आवाज में हंसने लगा। उस हंसी में जीत का ऐसा अहंकार था कि जंगल के पक्षी भी दहशत में फड़फड़ाने लगे। मोहन का शरीर अचानक हवा में 4 फुट ऊपर उठ गया और उसकी गर्दन झटके से मेरी तरफ मुड़ी। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और एक अदृश्य ताकत ने मुझे पीछे की ओर फेंका, जिससे मेरा सिर एक पेड़ के तने से जा टकराया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन मैंने खुद को गिरने नहीं दिया। मुझे एहसास हो गया था कि सुलेखा अब सिर्फ मोहन के शरीर को माध्यम बनाकर मुझ पर हमला नहीं कर रही थी, बल्कि वह मुझे मानसिक रूप से भी तोड़ना चाहती थी। मोहन के शरीर से सुलेखा ने बोलना शुरू किया, तुम इसे बचाना चाहते हो। जिस इंसान ने मेरे सुहाग को उजाड़ा, जिस इंसान ने मेरी चीखों को अनदेखा किया, तुम उसे बचाना चाहते हो। आज यह शरीर मेरा है और इस शरीर के हाथों मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मोहन का हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन की ओर बढ़ने लगा। वह हाथ अब मोहन का नहीं लग रहा था। उसकी उंगलियां लंबी हो गई थीं और त्वचा पीली पड़ गई थी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और वही रुद्राक्ष की माला निकाली जिसने पहले मेरी जान बचाई थी। जैसे ही मैंने वह माला मोहन के माथे से छुआने की कोशिश की, एक बिजली जैसा झटका लगा और पूरा जंगल एक तेज रोशनी से भर गया। सुलेखा की रूह ने एक भयानक चीख मारी और मोहन का शरीर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। मोहन तड़पने लगा, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वह फिर से अपना आपा खो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे याद आया कि हमारे ट्रक के पिछले हिस्से में माल के साथ मैंने कुछ गंगा जल की बोतलें और दादाजी की दी हुई एक पुरानी धार्मिक पुस्तक रखी थी, जिसे मैं हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखता था। लेकिन ट्रक वहां से काफी दूर सड़क के किनारे खड़ा था, जहां वह भूतिया पुराना ट्रक और सुलेखा का साया अभी भी मंडरा रहे होंगे। मुझे अकेले उस अंधेरे जंगल को पार करके सड़क तक जाना था और वापस आकर मोहन को बचाना था। डर की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन मैं अपने खलासी को इस हाल में मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकता था। मैंने मोहन को उसी पेड़ से अपनी पगड़ी की मदद से बांध दिया ताकि वह सुलेखा के वश में होकर खुद को या मुझे नुकसान न पहुंचा सके। जैसे ही मैं जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़ा, पेड़ों की टहनियां मेरे चेहरे पर कोड़े की तरह लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल ही मेरे खिलाफ हो गया हो। हर कदम पर मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर सिर्फ धुंध और अंधेरा था। अचानक मुझे अपने सामने वही पुरानी दुल्हन के जोड़े में सुलेखा दिखाई दी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ वे तमाम लोग थे जो शायद इस सड़क पर हुए हादसों में मारे गए थे। वे सब बेजान पुतलों की तरह खड़े थे। उनकी आंखें सूनी थीं और वे सब एक साथ मेरी ओर बढ़ने लगे। मेरा दिल डूबने लगा, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी मां का चेहरा याद किया। मैंने दौड़ना शुरू किया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे से उन रूहों के चीखने और रोने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही मैं सड़क के पास पहुंचा, मैंने देखा कि मेरा ट्रक अब वहां नहीं था जहां मैंने छोड़ा था। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था और उसकी हेडलाइट्स अपने आप जल बुझ रही थीं। ट्रक के केबिन के अंदर कोई बैठा था। जब मैं करीब पहुंचा तो देखा कि ड्राइवर की सीट पर कोई और नहीं, बल्कि मेरा ही एक और रूप बैठा था। वह मेरा हमशक्ल मेरी ही तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने ट्रक का गियर डाल दिया। उसने ट्रक को सीधे मेरी तरफ मोड़ दिया। मुझे समझ आ गया कि सुलेखा अब मेरे दिमाग के साथ खेल रही थी ताकि मैं अपनी ही मौत के करीब पहुंच जाऊं। सड़क के उस वीरान टुकड़े पर जो मंजर मेरे सामने था, उसने मेरे दिमाग की नसों को सुन्न कर दिया था। मेरा अपना ही हमशक्ल मेरी ही आंखों से मुझे देख रहा था, लेकिन उन आंखों में दया नहीं बल्कि एक ठंडी बेजान नफरत थी। वह मेरा ट्रक, मेरी रोजी रोटी, मेरा अभिमान लेकर मुझे ही कुचलने के लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा, ट्रक के इंजन ने एक ऐसी दहाड़ मारी जो किसी जानवर के चीखने जैसी थी। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर सड़क के किनारे की ढलान की ओर छलांग लगाई। ट्रक मेरे बगल से इतनी तेजी से गुजरा कि उसकी हवा के झोंके ने मुझे दूर फेंक दिया। मैं पत्थरों पर गिरा और मेरा दाहिना घुटना छिल गया, लेकिन दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। वह हमशक्ल ट्रक को घुमाकर फिर से मेरी तरफ ला रहा था। मुझे समझ आ गया कि यह कोई भ्रम नहीं,
बल्कि सुलेखा की वह माया थी जो मुझे मेरे ही वजूद से डराकर मारना चाहती थी। मैंने देखा कि ट्रक के केबिन के पीछे वाले हिस्से में तिरपाल थोड़ी सी खुली हुई थी। वही मेरा एकमात्र मौका था। जैसे ही ट्रक दूसरी बार मेरी ओर बढ़ा, मैंने भागने के बजाय उसकी हेडलाइट्स की तरफ सीधे दौड़ ही लगा दी। अंतिम क्षण में मैं किनारे हुआ और ट्रक की बॉडी के लोहे के एंगल को पकड़कर ऊपर चढ़ गया। अंदर का मंजर और भी भयानक था। ट्रक के अंदर का तापमान 0 से भी नीचे महसूस हो रहा था। मेरा हमशक्ल अभी भी ड्राइवर सीट पर बैठा था, लेकिन अब उसका चेहरा धीरे धीरे गल रहा था। मांस के लोथड़े सीट पर गिर रहे थे। उसने पीछे मुड़ाकर मेरी तरफ देखा और बिना होंठ हिलाए उसकी आवाज गूंजी, दीपक, तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। मैंने उसकी बातों को अनसुना किया और पागलों की तरह उस बोरों के ढेर के नीचे हाथ मारने लगा जहां मैंने अपना सामान रखा था। हाथों में बर्फीली ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे मैं लाशों के ढेर को टटोल रहा हूं। तभी मेरे हाथ में वह छोटा सा लकड़ी का संदूक लगा जिसमें गंगा जल और वह पुरानी धार्मिक किताब रखी थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, ट्रक के अंदर एक तेज बिजली सी कड्डा की और मेरा वह हमशक्ल एक धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक पुराने सूखे पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैं केबिन से बाहर की ओर जा गिरा। सिर चकरा रहा था और आंखों के सामने तारे नाच रहे थे, लेकिन संदूक मेरे हाथ में सुरक्षित था। मैंने जल्दी से गंगाजल की बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोला। हवा में मौजूद वह भारीपन और सड़न की गंध थोड़ी कम होने लगी। सड़क से वापस जंगल की ओर जाते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे हर पेड़ के पीछे से सुलेखा मुझे देख रही है। जंगल की खामोशी अब और भी घातक हो गई थी। जब मैं उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां मैंने मोहन को छोड़ा था, तो वहां का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मोहन वहां नहीं था। वह पगड्डी जिससे मैंने उसे बांधा था जमीन पर पड्डी थी और उस पर खून के गहरे धब्बे थे। आसपास की जमीन ऐसी खुदी हुई थी जैसे किसी ने उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश की हो। तभी मुझे पैड के ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो मोहन पैड की सबसे ऊंची टहनी पर उल्टा लटका हुआ था। उसके पैर टहनी से लिपटे थे और उसका सिर नीचे की ओर झूल रहा था। वह अपनी जुबान बाहर निकाल रहा था, जो सामान्य से कहीं ज्यादा लंबी और काली पड़ चुकी थी। देर कर दी दीपक, बहुत देर कर दी। मोहन के शरीर से सुलेखा की आवाज निकली। उसने एक झटके में नीचे छलांग लगाई और 4 पैरों पर किसी जानवर की तरह चलते हुए मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब था कि मैं उसके गले के अंदर का कालापन देख सकता था। मैंने फुर्ती से संदूक से वह पवित्र किताब निकाली और उसे मोहन के सीने पर रख दिया। जैसे ही किताब का स्पर्श हुआ, मोहन के शरीर से नीला धुआं निकलने लगा और वह दर्द से चीखने लगा। वह आवाज सुलेखा की नहीं थी, वह मोहन की अपनी आवाज थी जो मदद की पुकार कर रही थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और गंगा जल की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर छिटक दी। सुलेखा की रूह ने एक ऐसी चीख मारी जिससे जंगल के सारे पत्ते झिठाकर गिरने लगे। अचानक हवा का एक बवंडर उठा जिसने मुझे और मोहन को घेर लिया। उस बवंडर के बीच में मुझे सुलेखा का असली चेहरा दिखा, वही डरा हुआ चेहरा जो अपनी मौत के वक्त तड़प रहा था। उसे बदला चाहिए था, लेकिन वह बदला अब एक जुनून बन चुका था जो बेगुनाहों को भी निगल रहा था। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, सुलेखा, तुझे शांति चाहिए या सिर्फ खून? मेरी आवाज उस बवंडर में दब गई, लेकिन तभी मोहन का शरीर शांत हो गया और वह बेहोश होकर मेरी गोद में गिर गया। बवंडर थम गया था, लेकिन अंधेरा अब भी घना था। मुझे लगा कि शायद सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी दूर सड़क पर फिर से वही भूतिया ट्रक की हेडलाइट्स जल उठी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सुलेखा अपनी अंतिम चाल चलने की तैयारी में थी। हवा का वह बवंडर थमते ही चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो कान फाड़ने वाला था। मोहन मेरी गोद में निढाल पड़ा था। उसका शरीर अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसकी सांसें अब पहले से कुछ ज्यादा स्थिर थीं। मैंने उसे सहारा देकर उठाया, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि हम उस जगह पर नहीं थे जहां हम कुछ देर पहले थे। जंगल के पेड़ गायब हो चुके थे और हम सड़क के एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां एक तरफ ऊंची पहाड़ी थी और दूसरी तरफ हजारों फुट गहरी खाई। ये वही जगह थी जिसे इस इलाके के लोग डेथ पॉइंट कहते थे। कोहरा यहां इतना घना था कि मुझे अपने खुद के हाथ भी
ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक सड़क की दूसरी तरफ से फिर से वही पुरानी हेडलाइट्स की पीली रोशनी चमक उठी। वह भूतिया ट्रक फिर से लौट आया था और इस बार वह अकेला नहीं था। हवा में सुलेखा की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वह चिल्ला नहीं रही थी बल्कि सिसकियां ले रही थी। यहीं, ठीक इसी जगह पर मेरा सिंदूर मिट्टी में मिला था। यहीं मेरे पति ने आखिरी सांस ली थी और तुम लोग बस देखते रहे। सुलेखा का साया धीरे धीरे उस भूतिया ट्रक के पास प्रकट हुआ। वह अब किसी राक्षसी की तरह नहीं बल्कि एक साधारण दुल्हन की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अचानक उस भूतिया ट्रक के दरवाजे खुले और उसमें से काली परछाइयां बाहर निकलने लगीं। वे उन लोगों की रूहें थीं जो पिछले 7 सालों में इस मोड़ पर अपनी जान गंवा चुके थे। वे सब मिलकर मोहन की ओर बढ़ने लगे। मोहन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने खुद को उसी जगह पाया जहां उसने वह पाप किया था। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने कोशिश की थी तुम्हें बचाने की, लेकिन भाई ने मुझे रोक दिया था। मोहन का यह एक बालिया बयान सुनकर सुलेखा की रूह और भी हिंसक हो गई। उसका दुल्हन वाला रूप पल भर में बदल गया और वह फिर से उसी खौफनाक चुड़ैल में तब्दील हो गई जिसके नाखून तलवारों की तरह लंबे थे। उसने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और देखते ही देखते खाई की ओर से एक काला धुआं उठा जो सड़क पर जमने लगा। सड़क अब सड़क नहीं रही थी, वह मांस और हड्डियों से बनी एक पुल जैसी लगने लगी थी। मुझे समझ आ गया कि सुलेखा हमें उस खाई के अंदर खींचना चाहती है जहां उसकी अपनी लाश सड़ी थी। मैंने मोहन का हाथ कसकर पकड़ा और पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे का रास्ता भी बंद हो चुका था। वहां हमारा अपना ट्रक खड़ा था, लेकिन उसके पहियों की जगह अब इंसानी हाथ थे जो सड़क को जकड़े हुए थे। तभी वह भूतिया ट्रक तेजी से हमारी ओर बढ़ने लगा। वह हमें टक्कर मारकर सीधे खाई में गिराना चाहता था। मैंने अपनी जेब से वह पवित्र पुस्तक फिर से निकाली और उसे हवा में लहराया, लेकिन इस बार उसकी शक्ति कम पड़ती दिख रही थी। सुलेखा ने जोर से हंसते हुए कहा, यहां कोई भगवान नहीं आता दीपक, यह मेरा इलाका है, मेरी मौत की जगह। जैसे ही ट्रक हमारे करीब आया, मैंने मोहन को धक्का देकर किनारे किया और खुद को बचाने के लिए ट्रक के बोनट पर छलांग लगा दी। ट्रक का लोहा गर्म अंगारे जैसा था जिसने मेरी हथेलियों की खाल जला दी। मैंने देखा कि ड्राइवर सीट पर कोई चेहरा नहीं था, बस एक धुंधला सा साया था जो पागलों की तरह गियर बदल रहा था। ट्रक का संतुलन बिगड़ने लगा और वह सड़क पर लहराने लगा। मोहन किनारे पर खड़ा कांप रहा था और सुलेखा हवा में तैरते हुए ट्रक के पीछे पीछे आ रही थी। अचानक ट्रक का अगला हिस्सा खाई की तरफ झुक गया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और ट्रक के अंदर रखे उस भारी लोहे के रॉड को स्टीयरिंग में फंसा दिया। ट्रक एक जोरदार झटके के साथ रुक गया, लेकिन उसका आधा हिस्सा अब हवा में लटका हुआ था। मैं बोनट पर फंसा हुआ था और नीचे हजारों फुट गहरी खाई थी जहां से सुलेखा की सिसकियां और भयानक हंसी एक साथ आ रही थीं। तभी मोहन ने हिम्मत दिखाई। वह दौड़कर आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस्ताद, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मोहन की आंखों में इस बार डर नहीं बल्कि पश्चाताप की आग थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे खींचना शुरू किया, सुलेखा ने उसके पैरों को अपने बालों से जकड़ लिया और उसे भी खाई की तरफ खींचने लगी। खाई के उस मुहाने पर जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ चंद इंच का रह गया था। मेरा आधा शरीर उस भूतिया ट्रक के बोनट पर टिका था जो किसी भी पल नीचे गहरे अंधेरे में समा सकता था, और मेरा हाथ मोहन ने थाम रखा था, लेकिन मोहन खुद सुलेखा के काले लंबे बालों के फंदे में जकड़ा हुआ था जो किसी भूखे अजगर की तरह उसके पैरों को खाई की ओर खींच रहे थे। सुलेखा की रूह हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा अब नफरत और जीत के उन्माद से इतना विकृत हो चुका था कि वह इंसान कम और कोई आदिम शैतान ज्यादा लग रही थी। तुम दोनों को साथ ले जाऊंगी, इस खाई में बहुत अकेलापन है, आज मुझे 2 नए साथी मिलेंगे। उसकी आवाज बादलों के गरजने जैसी थी जो पहाड़ियों से टकराकर गूंज रही थी। मोहन के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई थीं, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे ऊपर की ओर खींचा और खुद को सुलेखा के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपनी दूसरी जेब से एक पुरानी लोहे की चाबी निकाली। वह चाबी उस ट्रक की थी जिसने 7 साल पहले हादसा किया था। मोहन ने उसे इतने सालों तक अपनी गलती की निशानी के तौर पर संभल कर रखा था। जैसे ही उसने वह चाबी सुलेखा के साए की तरफ फेंकी, हवा में एक जोरदार धमाका हुआ।
सुलेखा के बाल जलने लगे और उसने कराहते हुए अपना शिकंजा ढीला किया। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और उछलकर पक्की सड़क पर आ गिरा। मोहन भी हांफता हुआ पीछे हटा, लेकिन वह भूतिया ट्रक अब रुकने वाला नहीं था। जैसे ही हम सड़क पर सुरक्षित हुए, वह भारी भरकम ट्रक एक भयानक चीख के साथ खाई में जा गिरा। नीचे से किसी लोहे के टकराने की आवाज नहीं आई, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह पानी में समा गया हो, जबकि नीचे सिर्फ सूखी चट्टानें थीं। सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा और भी डरावना था। सुलेखा अब हमारे सामने जमीन पर बैठी थी। उसका रूप फिर से उस घायल दुल्हन जैसा हो गया था, लेकिन उसके गले से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे वह कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। मोहन उसके करीब जाने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ उठा दिया। मोहन ने सुलेखा के सामने घुटने टेक दिए और रोते हुए कहा, सुलेखा, उस रात सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मुझे पता है कि तुमने क्या देखा था। सुलेखा की आंखों से लाल खून की जगह अब काले रंग का पानी बहने लगा। उसने अपनी उंगली से खाई की ओर इशारा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक सड़क की जमीन पारदर्शी होने लगी, जैसे हम किसी सिनेमा की स्क्रीन देख रहे हों। उस पुरानी रात का मंजर हमारे सामने फिर से जीवंत हो उठा। हमने देखा कि टक्कर के बाद सुलेखा और उसका पति मरे नहीं थे, वे घायल थे और मदद मांग रहे थे। लेकिन तभी एक और गाड़ी वहां रुकी थी। उस गाड़ी से कुछ लोग उतरे थे, जिन्होंने पुलिस को बुलाने के बजाय सुलेखा के गहने लूटने की कोशिश की थी। उन लोगों ने ही सुलेखा के पति का गला घोंटा था और सुलेखा को जिंदा उस खाई में फेंका था। मोहन के भाई और मोहन ने सिर्फ टक्कर मारी थी और डर के मारे भाग गए थे, लेकिन असली कातिल कोई और थे। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुलेखा की नफरत सिर्फ मोहन से नहीं थी, बल्कि वह उस हर ट्रक और गाड़ी से बदला ले रही थी जो उसे उन कातिलों की याद दिलाती थी। लेकिन मोहन का वहां मौजूद होना उसे उस रात की याद दिला रहा था जब उसने चुप रहकर उन कातिलों को रास्ता दे दिया था। सुलेखा ने अचानक अपना हाथ मोहन के सिर पर रखा। मुझे लगा कि वह उसका भेजा निकाल लेगी, लेकिन उसने सिर्फ मोहन की आंखों में देखा। उस स्पर्श से मोहन को वह चेहरा याद आ गया जो उस रात गहने लूटने वालों में सबसे आगे था। मोहन चिल्लाया, वह इस इलाके का मुखिया है, वही जिसने कल रात हमें जंगल के रास्ते आने को कहा था। यह सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि हम एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुके थे। वह मुखिया आज भी उस रास्ते पर गाड़ियां रुकवाकर लूटपाट करता था और सुलेखा की रूह का डर फैलाकर अपना धंधा चलाता था। सुलेखा हमें मारना नहीं चाहती थी, वह हमें सच दिखाना चाहती थी, ताकि वह उन असली दरिंदों तक पहुंच सके जिन्होंने उसकी रूह को आज भी उस खाई में कैद कर रखा था। तभी दूर से कई मशालों की रोशनी दिखाई दी। मुखिया और उसके गुंडे, जो शायद हमारा पीछा कर रहे थे, वहां पहुंच चुके थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं और उनके चेहरे पर वही वहशीपन था जो 7 साल पहले सुलेखा ने देखा था। सुलेखा का साया धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन उसने जाते जाते मेरे कान में फुसफुसाया, आज रात खून का हिसाब पूरा होगा दीपक, मेरा नहीं, उनका। डेथ पॉइंट की उस खौफनाक ढलान पर अब केवल परछाइयां नहीं, बल्कि जीते जागते शैतान हमारे सामने खड़ी डीडी थे। मुखिया, जिसके चेहरे पर एक सफेद दाग था और जिसकी आंखें लालच से चमक रही थीं, अपनी बंदूक ताने धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ा। उसके पीछे 4-5 हट्टे कट्टे गुंडे थे, जिनके हाथों में कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड थी। मुखिया की वह ठंडी हंसी पहाड़ियों में गूंजी। मोहन, तूने 7 साल पहले भी अपनी जुबान बंद रखी थी, तो आज क्यों खोल दी? अगर चुपचाप खाई में गिर जाता तो शायद दर्द कम होता, लेकिन अब तू और तेरा यह ड्राइवर दोस्त तड़हप कर मरोगे। मुझे एहसास हुआ कि मुखिया ने ही हमें उस गलत रास्ते पर भेजा था, ताकि वह पुराने हादसों की आदत डाच में हमें लूट सके और रास्ते से हटा सके। मोहन, जो अब तक डर से कांप रहा था, अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में अब मौत का डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने मुखिया की तरफ देखा और कहा, आज रात तुम हमसे नहीं, अपने पापों से लड़ जैसे ही मुखिया ने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली हरकत में लाई, अचानक पूरी घाटी का तापमान गिरकर जमने वाली ठंडक में बदल गया। कोहरा इतना घना हो गया कि मुखिया की मशालें बुझने लगीं। सन्नाटे को चीरते हुए एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर रेंग रही हो। मुखिया के गुंडे घबराकर इधर उधर देखने लगे।
तभी मुखिया के पीछे खड़ा एक गुंडा अचानक हवा में उछला। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। अंधेरे से दो लंबे सफेद और खून से सने हाथ निकले, जिन्होंने उसका गला पकड़ डाकर उसे सीधे खाई की गहराई में खींच लिया। कौन है? सामने आओ! मुखिया पागलों की तरह अपनी बंदूक से अंधेरे में गोलियां चलाने लगा। गोलियों की आवाज खौफनाक गूंज पैदा कर रही थी, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी सुलेखा की रूह प्रकट हुई। वह अब वैसी नहीं थी जैसी हमने पहले देखी थी। वह साक्षात काली का रूप लग रही थी। उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे और उसके शरीर से एक नीला प्रकाश निकल रहा था। वह धीरे धीरे मुखिया की तरफ बढ़ने लगी। मुखिया के बाकी गुंडे अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सड़क अब एक दलदल बन चुकी थी। उनके पैर जमीन में धंसने लगे और मिट्टी से निकल रहे कंकाल के हाथों ने उन्हें झकड़ लिया। वे सब चीखते रहे, लेकिन मौत उन्हें इंच दर इंच जमीन के अंदर खींचती चली गई। अब सिर्फ मुखिया, मैं और मोहन बचे थे। मुखिया गिरते पद्दाते अपनी कार की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, अंदर सुलेखा का वही पति बैठा था जिसका उसने गला घोंटा था। मुखिया के हाथ पांव फूल गए और वह पीछे की ओर गिरा। सुलेखा उसके ऊपर आकर खड्डी हो गई। उसने मुखिया की आंखों में अपनी उंगलियां गद्दा दी और उसे वह सारा दर्द महसूस कराया जो उसने उस रात सहा था। मुखिया की चीखें ऐसी थीं कि आज भी वे मेरे कानों में गूंजती हैं। सुलेखा ने उसे उठाकर हवा में लहराया और सीधे उसी पत्थर पर पटका जहां 7 साल पहले सुलेखा का सिर टकराया था। मुखिया का खेल खत्म हो चुका था। उसके शरीर से रूह वैसे ही तड़धप कर निकली जैसे उसने दूसरों की निकाली थी। जैसे ही मुखिया का अंत हुआ, पूरे इलाके में एक दैवीय शांति छा गई। कोहरा छंटने लगा और दूर क्षितिज पर सुबह की पहली किरण दिखाई देने लगी। सुलेखा की रूह अब शांत हो चुकी थी। उसने मोहन की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जिसमें माफी थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से सिर झुकाया। अगले ही पल वह भूतिया ट्रक धुएं की तरह हवा में विलीन हो गए। हमारा ट्रक, जो आधे रास्ते खाई में लटका था, चमत्कारिक रूप से वापस सडीडेडा ढक पर आ गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया हो। मोहन और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे शरीर जख्मों से भरे थे, लेकिन हम जिंदा थे। हमने ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे मुद्दे सिलीगुड़ी की तरफ बढ़ गए। उस दिन के बाद डेथ पॉइंट पर कभी कोई हादसा नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि अब वहां रात में किसी दुल्हन की चीखें नहीं, बल्कि एक मधुर लोरी सुनाई देती है। मैंने ट्रक चलाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब मेरी हर यात्रा की शुरुआत एक प्रार्थना से होती है। मोहन ने भी खुद को बदल लिया और हम आज भी साथ हैं, लेकिन वह रात, वह हॉरर टॉक की सबसे डरावनी हकीकत हमेशा हमारे जहन में रहेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। याद रखिएगा, हर सन्नाटा खाली नहीं होता, कभी कभी उसमें किसी का इंतजार छिपा होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक सावधान रहें और अंधेरे से बचकर रहें। शुभ रात्रि।